देखिए, भारत में संघीय ढांचा है, भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में सरकारों के दो स्तर होते हैं, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है केंद्र सरकार, और दूसरा सरकार का जो स्तर होता है वो राज्य में होता है। राज्य सरकारें होती हैं, और क्या होती हैं? राज्य सरकार। जैसे स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड सो ऑन, स्टेट एन, जितने स्टेट होंगे आपके पास, जहां भी जो है फेडरल स्ट्रक्चर होगा वहां दो सरकारें होंगी। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सुप्रीम होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ये सुप्रीमेसी इंडिपेंडेंस के पास आता कहां से? संविधान से आता। संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा इनको शक्तियां बांटी जाती हैं। कहा जाता है कि ये आपके पावर्स हैं और ये आपके पावर्स हैं। संविधान से इनको कुछ शक्तियां दी गई हैं, कुछ इनको शक्तियां दी गई हैं। ठीक, तो संविधान ने शक्तियों का जो बंटवारा किया है उसके लिए संविधान ने 7वीं अनुसूची में लिस्ट दी है। 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, संघीय सूची। एक है यूनियन लिस्ट, संघीय सूची। संघीय सूची में संविधान ने 97 विषय रखे गए और कहा इस 97 विषय में कानून बनाने की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, पूर्ण अधिकार केंद्र सरकार का होगा। अब राज्य सरकार उन 97 विषय में कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि वो केंद्र को दिए गए हैं। शक्तियां बांटी गई हैं। क्यों बांटी गई हैं? क्योंकि संघीय व्यवस्था भारत में है, क्योंकि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर का एक फीचर ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियां बांट दी जाती हैं। और ये बांटने का काम करता कौन है? कौन जिम्मेदारी लेता है शक्तियों को बांटने का? शक्तियों को बांटने का काम करता है संविधान। अब मान लीजिए सपोज किसी राज्य ने अनुसूची यूनियन लिस्ट में जो 97 विषय दिए थे उसमें से किसी एक विषय पर कानून बना दिया। अरे भाई, आपको अथॉरिटी नहीं थी उन 97 टॉपिक पर, उन 97 आइटम्स पर, उन 97 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास थी, और राज्य सरकार ने किसी एक टॉपिक पर कानून बना दिया। तो राज्य सरकार का ये काम अवैध है। इस काम को जो है चुनौती दी जाएगी कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, कि राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है, राज्य सरकार ने अपनी सीमा से बाहर जाके काम किया। राज्य सरकार को तो ये अथॉरिटी नहीं थी। राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है, उसने अपनी शक्तियों का वायलेशन किया है। सुप्रीम कोर्ट मामले को देखेगा। बात तो सही है, जो विषय दिया था केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को तो अथॉरिटी नहीं थी। राज्य सरकार ने कैसे कानून बना दिया? राज्य सरकार का ये जो है कानून गलत है, या उस कानून का वो पर्टिकुलर प्रोविजंस गलत है, और उस पर्टिकुलर प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट उस कानून के पर्टिकुलर प्रोविजंस को निरस्त घोषित कर देगा। बात क्लियर हो गई? एक मिनट, बात क्लियर हो गई इतनी? हाँ, केंद्र सरकार को तो अथॉरिटी है ही, केंद्र सरकार करेगी, वैलिड रहेगा। क्या? तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना, ये तुम्हारा है कि मेरा है, ये कौन तय करेगा? संविधान में देने के बाद भी झगड़ा हो जाता है। ठीक, हमारे माता पिता ने कोई चीज आपको दी, कुछ चीज हमको दी, और हमने कोई चीज आपके अपने पास रख ली और झगड़ा कर रहे, नहीं तो हमारा अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो मेरा है। तो हम लोग माता पिता पास जाएंगे तो फिर तय करेंगे कि देखिए क्या होना चाहिए। झगड़े होते रहते हैं जहां पर दो लोगों के बीच चीजें बांटी जाती हैं, और हर चीज इतनी साफ लिखी नहीं होती, ओवरलैपिंग की बड़ी संभावनाएं होती हैं। क्या? तो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र का संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट जो है बीच में आएगा और आकर उस चीज को निरस्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट तो फिर ये गलत होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने लगे तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। यहां बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? तो हमने पिछले क्लास में बताया था यूनियन को 97 विषय दिए गए हैं। उन 97 विषयों में से जो खास खास हैं, जिस पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमने पिछले क्लास में आपको लिखा दिए थे। ठीक है, अब आज हम आपको बताएंगे कि राज्य सरकार के पास कितने विषय हैं। ठीक, तो पहले समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। तो संविधान ने राज्य सरकार को जो 66 विषय दिए हैं, राज्य सरकार के लिए सूची बनाई है, स्टेट लिस्ट। संविधान में राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी उसके लिए संविधान में एक लिस्ट दी गई है, उसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो है संविधान ने 66 सब्जेक्ट्स रखे हैं।
इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी इन नॉर्मल टाइम्स, इन नॉर्मल डेज किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। जैसे सिंचाई, जैसे कृषि, जैसे जेल, जैसे लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर माने आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई आपकी चेन खींच के भाग गया, तो ये किसकी गारंटी है? ये किसका शासन विफल है? क्या ये मोदी का शासन विफल है? नहीं, ये योगी का शासन विफल है। अगर ऐसा हो रहा है, किसी का किडनैप कर दिया गया, कभी किसी को आगे गोली मार दी गई, कोई वकील का ड्रेस पहन के आया और कोर्ट के अंदर किसी ने किसी को गोली मार दी, तो क्या ये मोदी का शासन विफल है? नहीं, ये योगी का शासन विफल है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है राज्य सरकार को। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट रखे गए हैं, उन्हीं में से इसमें शामिल किया गया है। ठीक, तो इस विषय पर जो 66 विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं, इस पर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी कानून बनाने का है राज्य सरकारों का है। लॉ एंड ऑर्डर पर अपना कानून बनाएगी बिहार सरकार, लॉ एंड ऑर्डर पर अपना कानून बनाएगी केंद्र सरकार, लॉ एंड ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश सरकार, जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको स्वतंत्रता है आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को संचालित करने के लिए, उसको इफेक्टिव, उसके फंक्शनिंग के लिए आप अपने कानून बनाइए। ठीक, अब मान लीजिए उस लॉ एंड ऑर्डर पर केंद्र सरकार कानून बना दे। केंद्र सरकार को तो ये विषय दिया नहीं गया था, कोई किसी की चैन खींच रहा है, कोई किसी की किडनैपिंग कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, इस पर कानून बनाने का अधिकार जो राज्य सरकारों को दिया गया है, और केंद्र सरकार इस पर कानून बना दे। तो केंद्र सरकार ने क्या किया? अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, आपने अपने अधिकार क्षेत्र का, अपने जुरिस्डिक्शन का उल्लंघन किया। जो काम राज्य को सौंपा गया था, जो आपकी अथॉरिटी नहीं थी, उस पर आपने कानून बना दिया। तो इस बार ये मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा, संविधान को पन्ने पलटेगा, कहेगा अरे भाई ये तो राज्य सरकार को दिया गया था, केंद्र कैसे कानून बना दिया, संसद कैसे कानून बना दिया, संसद का कानून गलत है, इस प्रकार से फैसला होगा। ठीक, हाँ अब बताइए। नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को क्या दे दिया? वो एक्चुअली अभी उस केस के अंदर कोई स्टडी नहीं करी है कि किस प्रोविजन के साथ क्या किया गया है, उसके बारे में हम जानकारी नहीं दे पाएंगे, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए जो भी कुछ हुआ होगा वो सब लॉफुल हुआ होगा, कोई चीज इलीगली नहीं हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट दो कई प्रकार का ऑर्डर देती है, एक उसका अपना डिसीजन होता है, एक कई चीजें सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के रूप में इशू करती है, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, उसकी गाइडलाइंस होती है, उसके सुझाव होते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो ऐसी चीजों को मानना ना मानना सरकार के ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितनी बातें आती हैं, हर बात उसका डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद बात को मेंशन करता है कि ये डिसीजन से हट कर है, जो हमने ये चीज दी है ये डिसीजन का पार्ट नहीं है, ये एक उनकी राय है, ये उनका एक रिकमेंडेशन है, ये उनकी गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर जो होते हैं उसके डिसीजन, जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। ठीक, और जो उसकी गाइडलाइंस हैं, जो उसके जो है रिकमेंडेशंस हैं, वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो वो क्या केस था, कैसा केस था, उसकी हमारे पास कोई स्टडी नहीं है। ठीक है, अगर उसकी स्टडी होती है तो हम उसको बताते कहां पर क्या मामला है। एक लेमैन के लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट की हर चीज बाइंडिंग नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अलावा भी बहुत सारी राय दिया करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी का अर्थ होता है कि उसको शासन केंद्र से होगा, उसके पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए अब वो चीज हमने हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं, क्योंकि हमने उस केस का स्टडी नहीं किया। केस की स्टडी करने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या मामला था और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड था और हमारे यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। वो पूरा केस पढ़ने के बाद समझ में आएगा। हाँ अब बोलिए। लॉ एंड ऑर्डर तो ये चीज है, इसको तो हमको पूरी यूनिट देखनी पड़ेगी। आतंकवाद का केस अगर लॉ एंड ऑर्डर का बन रहा है, ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर का केस बन रहा है तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा, लेकिन लॉ ऑर्डर का केस नहीं होता। आतंकवाद जो है नेशनल थ्रेट होता है।
आतंकवाद जो है देश की सुरक्षा पे हमला होता है, डिफेंस से जुड़ा केस होता है, तो वो जो है यूनियन लिस्ट के पास आ जाएगा। हाँ होगा, ये कोई लीगल एक्सपर्ट, कोई लॉ उस क्षेत्र का वो बता पाएगा। एज ए टीचर ऑफ पॉलिटी इतना डीप में हम आपको नहीं बता पाएंगे। ये चीज इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता ना, क्यों केस क्या लॉ एंड ऑर्डर का है सिर्फ, या जो है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का केस है। अगर ठीक है, अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का केस बना, आतंकवाद का केस केवल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का केस मामला होता है, वो किसी देश की पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर केस नहीं होता, इसलिए इसमें एनआईए एक्टिव होता है। हमने कहा था जो क्रिमिनल केस होते हैं, क्रिमिनल केस जो है व्यक्ति के साथ नहीं समाज के साथ होता है, ठीक। तो इसलिए जब समाज के साथ केस होता है तो आपको अधिकार नहीं है कि आप उसमें उसको माफी दे सको। हमारे आपके बीच का कोई सिविल मैटर था, कोई संपत्ति का मामला था, ठीक है, उत्तराधिकार का मामला था, ठीक है, मेंटेनेंस का मामला था, ये हम आपके बीच का मामला है, आप मुझे क्षमा कर सकती हैं कि ठीक हमने माफ किया। क्रिमिनल में नहीं होता। क्रिमिनल में जो केस होता है, जिसमें निर्भया केस था, वेल नोन केसेस निर्भया का नाम ले रहे हैं, कि निर्भया की मां अगर चाहते हैं कि उन 4 अपराधियों को माफ कर दिया जाए, अनजाने में भूल हुई, तो उनकी मां को ये अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि जो अपराध हुआ है वो सिर्फ अकेले उस विक्टिम, सिर्फ निर्भया या उसका परिवार नहीं है, ये अपराध पूरे समाज के साथ हुआ है, तो उसमें समाज निर्णय करेगा। निर्भया की मां कौन होती है फैसला करने वाली, ठीक। तो जो क्रिमिनल केस होते हैं वो 2 पार्टी के बीच का मामला नहीं होता, वो वादी प्रतिवादी का मामला नहीं होता। एक तरफ जो है सरकार होती है, एक तरफ समाज होता है, दूसरी तरफ अपराधी होता है। तो सरकार, इसीलिए जो है क्रिमिनल मामले में सरकारी वकील नियुक्त किया जाता है। अगर क्रिमिनल केस है तो वो जो है आपसे समझौते से होता है। हो सकता है कि ये आप बताएंगे, हो सकता है कि बहुत हल्के स्तर के मारपीट के केस हो सकता है, समझौते हो जाते हो। चलिए आप लोग भटक रहे हैं। परीक्षा की जो रिक्वायरमेंट है, उससे आप लोग थोड़ा भटक रहे हैं। हाँ ये बता रहे थे, यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, तो पिछली क्लास में आपको जो यूनियन लिस्ट के जो विषय बताए थे, अगर उन विषयों को आप देखें तो आप पाओगे यूनियन लिस्ट में उन विषयों को शामिल किया गया है जिनका राष्ट्रीय महत्व है। ऐसे विषय को शामिल किया गया है जिसके लिए पूरे भारत में हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो अगर पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, उसका नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे विषय को हम यूनियन लिस्ट में रखते हैं। कोई लॉजिक होना चाहिए। आप किसी विषय को यूनियन लिस्ट में क्यों रख रहे हो, किसी विषय को आप स्टेट लिस्ट में क्यों रख रहे हो, तो उसकी पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। लॉजिक ये है कि ऐसे विषय जो पूरे भारत में एक स्वरूप की होनी चाहिए, जिससे पूरा भारत एक दिखाई पड़े, तो ऐसे विषयों को जो है हम यूनियन लिस्ट में रखते हैं। जैसे करेंसी, पूरे भारत में एक करेंसी होनी चाहिए, भारत एक है, भारत की एक करेंसी होगी, ठीक है। सिटीजनशिप इसलिए एक रखी गई है ताकि पूरे भारत को एकजुटता का एहसास कराया जा सके। अगर हम कहें हम बिहारी हैं, हम यूपी के हैं, हम मराठी हैं, तो देश में कई टुकड़े की संभावना हो जाती है। तो देश में की एकता को, अखंडता को दृढ़ रखने के लिए हमने नागरिकता को यूनियन लिस्ट में रखा। नागरिकता पूरे भारत की है, हम भारत के नागरिक हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है। हम बिहार के नागरिक नहीं है, हम महाराष्ट्र के नागरिक नहीं है, हम बिहार के निवासी हो सकते हैं, हम यूपी के निवासी हो सकते हैं, हम महाराष्ट्र के निवासी हो सकते हैं, मगर जब नागरिकता की बात आएगी, जब फॉर्म हम भरेंगे हम नागरिक कहाँ के हैं, तो वहां एक ही जवाब होगा कि हम भारतीय नागरिक हैं, हमारी सिटीजनशिप इंडियन है, ठीक। तो ऐसे विषय जिनको माना गया पूरे राष्ट्र को एकजुट रखेंगे, जो पूरे राष्ट्र के लिए जो एक स्वरूप, एक रूप के होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, ऐसे विषय जिनको हमने माना कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, उन सभी विषयों को हमने जो है यूनियन लिस्ट में रखा है, ठीक। उसी बात को आपको पैरा चेंज करके लिखना है। इट इज दस क्लियर, जो यूनियन लिस्ट के जो विषय लिखे हैं, यूनियन लिस्ट के विषय में ही आगे पैरा चेंज करके आपको बढ़ाना है। इट इज दस क्लियर, जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। पैरा चेंज करके लिखिए, इट इज दस क्लियर that the matters of national importance,
It is thus clear that 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 matters of national importance and matters and matters and matters which require and matters which require uniformity of legislation requirement uniformity of legislation and matters that require require and matter that require uniformity of legislation throughout the country are included in the union list कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये हिंदी में लिख लीजिए। यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले जिनका राष्ट्रीय महत्व है, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले जिनका राष्ट्रीय महत्व है, ऐसे मामले जिनका राष्ट्रीय महत्व है अथवा उन मामलों में संपूर्ण भारत में विधि की एकरूपता आवश्यक है, अथवा उन मामलों में संपूर्ण भारत में विधि की एकरूपता यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन संपूर्ण भारत में विधि की एकरूपता आवश्यक है, उनको संघीय सूची में डाला गया है, उन्हें संघीय सूची में डाला गया है। ठीक, अब हेडिंग डालिए स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। अगली हेडिंग है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। The state legislature has in normal times फिर comma, the state legislature has in normal times फिर comma exclusive power, the state legislature has exclusive power to make laws with respect to any of the matters, to make laws with respect to any of the matters enumerated in the state list, at present they are 59. They are 59 in number. At present they are 59 in number. ब्रैकेट में लिखिए ओरिजिनली एंड ऑफिशियली 66। इसी के बाद ब्रैकेट में लिखिए ओरिजिनली एंड ऑफिशियली 59, सॉरी नहीं 66। एट प्रेजेंट दे आर 59। हमने क्या लिखाया है? एट प्रेजेंट है, जो ओरिजिनली ऑफिशियली है वो जो 50 वो 66 है, वो 66 है। लिख लिया ना इतना, हिंदी में लिख लीजिए। राज्य सूची हेडिंग डाल ली। राज्य विधायिकाओं को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची पे दिए गए किसी विषय पर
राज्य विधायिकाओं को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार है। राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार है। राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार है। ठीक, वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या 59 है। वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या 59 है। ब्रैकेट में लिखिए, विषयों की संख्या 59 है। परंतु मूल संविधान में और आधिकारिक रूप से भी इनकी संख्या 66 मानी जाती है। यही आपका आंसर होगा, जो 66 है। चाहे जितनी संख्या घटे बढ़े, आपका जो आंसर है वो आधिकारिक आंसर है 66। पूछ सकते हैं अगर 66 वहां नहीं दिया गया है, अर्थात वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आधी संख्या कितनी है, तो नॉर्मली वो आधी वाली संख्या नहीं पूछते। जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यही है कि वो जो ऑफिशियली जो उनकी संख्या है, आइटम्स है, उन्हें पूछते हैं। जब भी संविधान के भाग पूछेंगे ट्रेंड यही है, उनका इशारा 22 की ओर होगा, माने संविधान के 22 भाग पूछना जानना चाह रहे हैं वो 97। बाकी तो घटती बढ़ती 100 तक हो गई थी, अब इसमें 98 है एट प्रेजेंट, लेकिन वो आपका आंसर नहीं है। These subjects are, some of these subjects are as follows. Some of these subjects are as follows. इनमें से कुछ विषय निम्नलिखित हैं। और विषय क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, आपको उनको याद रखना है। लिखिए, एग्रीकल्चर कृषि, कॉमा सिंचाई इरिगेशन, कॉमा वाटर जल। जैसे मान लो जल प्रदूषण है तो इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। वाटर जल, लैंड भूमि, लैंड भूमि। और जब भूमि है तो इससे भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व आगे लिखिए, कॉमा भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार क्या होता है ना कि राज्य जैसे उन्होंने पंचायत, उन्होंने जो है जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून बनाया, ये भूमि सुधार है। उन्होंने चकबंदी, इसमें लैंड सीलिंग तय कर दी जाती है, कानून बनाया, ये भूमि सुधार है। ये लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। गैस, ये सब होगा, इतना तो क्लियर नहीं, इस प्रकार की गैस आपूर्ति वगैरह होगी। गैस आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, गैस आ जाए तो वो स्टेट लिस्ट में आप जोड़ दीजिएगा। लिकर माने शराब, लिकर। जैसे बिहार सरकार ने अपने यहाँ नशाबंदी, शराबबंदी लागू की है, नहीं, गुजरात है, बिहार है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में खूब पियो, पूरी छूट है। चूंकि हाँ यहाँ पर तो चूंकि जो है शराब लिकर किसका विषय है? राज्य का। तो राज्य तय करेगा कि हमको अपने नागरिकों को खूब शराब पिलानी है कि उनको साफ शुद्ध बनाना है, शराब नहीं पीने देना है।
ठीक, तो राज्य सरकार तय करती हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर, या एनिमल हस्बेंड्री लिख दीजिए, एनिमल हस्बेंड्री। अभी खेती के बारे में बातचीत चल रही ना, तो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था, टोल, टोल, हाँ हाँ इसी में आता है, इसी में आता है, लिख दीजिए टोल्स, टोल्स। अभी हम उसको बोल रहे हैं, पहले टोल्स लिख दीजिए नहीं तो छूट जाएगा। टोल्स, ये जो टोल होते ना, ये सब राज्य सरकार राज्य में आते हैं। अब वहां पर सड़क यात्री कर नहीं आएगा, आप टोल लिखिए, नहीं तो वहां पर पता नहीं कुछ, आप सड़क यात्री कर नहीं आए तो आप परेशान हो जाओगी, वहां टोल करके आएगा ना, तो टोल लिखिए, टोल, हिंदी में भी टोल ही लिखिए। अब अगर वहां को हिंदी दूसरी आ गई है, आप तुरंत अंग्रेजी वर्जन देखिए, वहां टोल लिखा है कि नहीं लिखा है, इस प्रकार अपने आंसर को करेक्ट कीजिए। कई बार हिंदी इतनी टफ आ जाती है, नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तुरंत अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, तो सब क्लियर हो जाता है। टोल, लॉ एंड, हाँ पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर लिख लिया। अब इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर, एक ही बात है, चाहे कहो पब्लिक ऑर्डर कहो या लॉ एंड ऑर्डर कहो, एक ही बात है। क्या क्या चीज, स्वास्थ्य, हाँ बता रहे हैं, अभी लिखा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्रति व्यक्ति कर, पर पर्सन टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, पर पर्सन टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, पर पर्सन टैक्स, हाउ टैक्स, हाँ नहीं इसमें नहीं आएगा, लेकिन हाउ टैक्स जो है इसी में आता है। आगे लिखिए, एक मिनट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, इसी को ऑब्लिक करके लिखिए, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नमेंट का एक और भी नाम है स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज। एग्जाम में कुछ भी आए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो लिखिए लोकल गवर्नमेंट ऑब्लिक लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट कहेंगे स्थानीय सरकार, ऑब्लिक स्थानीय निकाय। ये होता क्या है, ब्रैकेट लिखिए पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यही होता है, ब्रैकेट लिखिए पंचायत, ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट बना के लिखिए पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ये क्या है, ये राज्य सरकार के अंडर में आ रहा है, राज्य सरकार का विषय है। पुलिस नहीं लिखाया, लिख लीजिए पुलिस। जब हमने कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर लिखाया ना, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था लिखाया, तो कानून व्यवस्था पुलिस आके पुलिस भी लिख लीजिए, जेल, प्रिजन्स लिखिए, पुलिस एंड प्रिजन्स, पुलिस और प्रिजन्स, पुलिस और फिर कारागार, प्रिजन्स माने कारागार, पुलिस और कारागार, जो जेल है ये किसके अंडर में आ रहे हैं, राज्य सरकार के अंडर में आ रहे हैं, राज्य सरकार का दायित्व है। वन, अगर लिखा, जो कुछ लिखा नोट कर लो, 66 विषय हैं, एक आध विषय थोड़ी है, हम उन विषयों को आपको लिखा रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। निखात निधि, इसको निखात निधि, जैसे गड़ा धन होता है, गड़े धन को कहते हैं निखात निधि, तो लिखिए निखात निधि, अंग्रेजी में ट्रेजर ट्रोव, ट्रेजर ट्रोव, TREASURE, ट्रेजर ट्रोव, TREASURE, ट्रेजर ट्रोव, TROVE, ट्रोव, हिंदी में कहते हैं निखात निधि, निखात निधि, गड़ा धन, ट्रेजरी अलग चीज है, ट्रेजरी तो एक सरकारी खजाना है,
ये इसके बारे में हमको नहीं पता, बस एग्जाम एक बार पूछा गया था पर पर्सन टैक्स प्रति व्यक्ति कर, वो हमने आपको लिखा दिया। हाँ हाँ, तो वो राज्य सरकार का होगा, ठीक, लिखा आपने दी। मेरे ख्याल से इतना टॉपिक पर्याप्त है, यहां से जो है आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक। इसके अलावा देखिए ट्रेड ऐसा होता है ना कि अगर राज्य के अंदर ट्रेड है तो वो राज्य सरकार का होगा, वो इंटर स्टेट ट्रेड है तो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, अगर फॉरेन ट्रेड है तो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, ठीक है, ये इस पर होता है। देखिए ये जितने विषय हैं, पुलिस है, जेल है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिंचाई है, एग्रीकल्चर है, ये सारी चीजें जो हैं इसमें आ रही हैं। इनका महत्व जो है स्थानीय है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें नहीं है, इनका रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस है, ठीक। और ये इस टाइप की हैं कि इनमें जो डाइवर्सिटी को जो है अलाउ किया जा सकता है, अलग अलग राज्यों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार इनके कानूनों में डाइवर्सिटी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि किसी राज्य में कृषि कानून कुछ अलग हो सकते हैं, किसी अन्य राज्य में कृषि कानून कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से वो चीजें जिनका स्थानीय महत्व है, स्थानीय महत्व होने के कारण अलग अलग राज्यों के अनुसार उसमें विविधता को, उसमें डाइवर्सिटी को स्वीकार किया जा सकता है, तो उसको हम जो है स्टेट लिस्ट में रखते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि एक ही डंडे से हर एक को नहीं हाँका जा सकता, एक ही नीति से जो उत्तर प्रदेश के लिए उचित है वो केरला के लिए उचित नहीं हो सकती, जो केरला के लिए उचित है वो बिहार के लिए उचित नहीं हो सकती। तो डाइवर्सिटी का भी तुम्हें कुछ सम्मान रखना है, तो वो चीजें जिनका महत्व राष्ट्रीय नहीं है, जिनका महत्व स्थानीय है, रीजनल है, लोकल है, उन चीजों को स्टेट लिस्ट में रखा गया है ताकि वहां पर जो डाइवर्सिटी बनी रहे, देश का शासन अच्छी तरह से हो सके। इसके लिए जो राष्ट्रीय चीजें हैं वहां पर तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए, मगर जो रीजनल इंपॉर्टेंस की है वहां तो हमको डाइवर्सिटी चाहिए, डाइवर्सिटी से ही जो है देश अच्छी तरह चल पाएगा। हर एक को हम एक ही डंडे से हाँकेंगे, एक ही कानून से हम केरला को भी हाँकेंगे, उसी से बिहार को भी हाँकेंगे, उसी से जम्मू हाँकेंगे, गलत हो जाएगा। तो जो रीजनल इंपॉर्टेंस की चीजें जिनका महत्व राष्ट्रीय नहीं है, जिनका क्षेत्रीय महत्व है, वहां पर क्षेत्रीय विविधता को सम्मान करना चाहिए, वर्कलोड भी कम होता है। तो इसलिए जो है इन ऑर्डर टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसके लिए जो है हमने इस प्रकार का जो है डिवीजन किया गया है। तो स्पष्ट है कि स्टेट लिस्ट में जो विषय रखे गए हैं जो वो विषय हैं जहां पर हम क्षेत्रीय हितों को, क्षेत्रीय विविधताओं को हम स्वीकार कर सकते हैं, ठीक। तो लिख लीजिए। हाँ, कुछ पूछना है? देखिए देखिए अगर किसी चीज का इंटर स्टेट जो है इंपॉर्टेंस हो जाता है तो वहां पर सेंटर एक्टिव हो जाती है। जैसे कृषि की बात करें, हैं, कृषि में भी जो है जैसे मान लो इंटर स्टेट ट्रेड होना है, ठीक है, तो जो है सेंटर जो है इस पर जो है एक्टिव हो जाएगा। वो एक्चुअली अभी आप अगर आप नहीं देखिए, जो आपको जो बातें बताई गई हैं वो मोटी मोटी बातें बताई गई हैं, इनमें बहुत सारी बारीकियां भी हैं, ठीक है। उन बारीकियों के डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि होता यही जो आप करंट लिस्ट को जब उठाएंगे, जब आप समर्थित सूची को उठाएंगे तो उसकी एंट्री नंबर 33 उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि कृषि से जुड़ा जो भी कामकाज होगा उसमें जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जल में भी लिखा होगा, मुझे इतना पता नहीं है। तो उस प्रोविजन के आधार पर केंद्र सरकार ने जो है ये जो फॉर्म जो है लॉज लाई थी, उसी आधार पर लाई थी। मैं किस प्रकार की जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया था, अगर आप अभी करंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 उठाइए, या जब हम आपको बता रहे हैं कि स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर है, तो अगर आप स्टेट लिस्ट में अनुच्छेद 26 स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 26 27 में जो है ये एग्रीकल्चर वगैरह दिया गया है, उस पर ट्रेड है, कॉमर्स है, ये बात दी गई है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। उसी में लिखा गया सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट, वहां पर ये भी बात लिखी हुई है। माने एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर से जुड़ा ट्रेड और कॉमर्स में ये राज्य सरकार का दायित्व है कि उसमें कानून बनाए, मगर ये कानून जो है
समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 33 के अधीन होगा। और समवर्ती सूची का 33 बताता है कि इसमें जो है केंद्र सरकार भी बना सकती है, तो उसका प्रोविजन का जो है प्रयोग किया गया था। तो आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस यही आके बात खत्म हो जाती है कि एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर से जुड़ा ट्रेड कॉमर्स किसका सब्जेक्ट है, ये राज्य का है। मगर उसमें एक प्रोविजन लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द एंट्री नंबर 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट, अर्थात कंकरेंट लिस्ट में जो 33 एंट्री है वहां पर एग्रीकल्चर से जुड़ा ट्रेड कॉमर्स में जो है केंद्र सरकार भी जो है कानून बना सकती है। ये जो है दिया गया है कंकरेंट लिस्ट में, मिला लिखा है। अच्छा देखिए, ऐसा होता है जो विषय केंद्र सरकार के पास है उससे जुड़ा रोजगार कौन देगा, केंद्र सरकार देगी। जो विषय मतलब बैंक है, बैंक किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। बैंक में जो रोजगार देगा कौन देगा, केंद्र सरकार देगी। ठीक है, क्या वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। लिखिए, ऑब्वियसली लिखिए, इसके आगे लिखिए पैरा चेंज करके ऑब्वियसली। देखिए समान सी बात यह है, एक कॉमन अंडरस्टूड बात है, जो 97 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, 1997 विषय में केंद्र सरकार को प्रशासन का भी अधिकार है। प्रशासन से कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। वो जो विषय 66 विषय जो स्टेट लिस्ट में दिए गए जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्यों को है। तो उन विषय पे प्रशासन करने का अधिकार किसको होगा, राज्यों को होगा। ठीक है, अब बैंकिंग है, बैंकिंग किसमें है, इंश्योरेंस किसमें है, स्टॉक एक्सचेंज किसमें है, केंद्र के पास है। तो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े जो एम्प्लॉयमेंट होगा, स्टॉक बैंकिंग से जुड़ा जो एम्प्लॉयमेंट होगा या पोस्ट ऑफिस से जुड़ा एम्प्लॉयमेंट होगा, वो एम्प्लॉयमेंट के कर्मचारी अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी कहेंगे, उसकी भर्ती कौन निकालेगा, केंद्र सरकार निकालेगी। ठीक है ना। रेलवे, रेलवे किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो रेलवे से जुड़ा प्रशासन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। रेलवे से जुड़ा भर्ती रिक्रूटमेंट कौन निकालेगा, केंद्र सरकार निकालेगी। रेलवे के जो एम्प्लॉय होंगे क्या कहेंगे, हम जो है केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं, कितने कहेंगे कि हम राज्य सरकार के एम्प्लॉय हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जो विषय हमने केंद्र को दे दिए उससे जुड़े सारे टॉपिक जो है केंद्र सरकार के पास होंगे, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे उनमें टैक्सेशन की बात हो। ठीक, वो सारी चीजें किसके पास चली जाएंगी, केंद्र सरकार के पास। अब एग्रीकल्चर हमने किसको दिया है, राज्य को दिया है, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा प्रशासन भी राज्य सरकार देखेगी। एग्रीकल्चर से जुड़ा अगर किस प्रकार का कोई रोजगार निकालना है, राज्य सरकार निकालेगी। इसे बीडीओ की वैकेंसी निकालती है, ब्लॉक डेवलपमेंट या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, बीडीओ विलेज ग्राम विकास अधिकारी, ये केंद्र सरकार भर्ती थोड़ी निकालेगी। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती कौन निकालेगा, राज्य सरकार निकालेगी। तो एग्रीकल्चर जब विषय किसका है, स्टेट लिस्ट का, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा जो एम्प्लॉयमेंट होगा, जो प्रशासन होगा, केंद्र राज्य सरकार का होगा। और जो है एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी डिसीजन लेने होंगे राज्य सरकार लेगी। तो जो विषय जिसको दे दिए गए हैं उस विषय पर कानून का निर्माण, उस विषय पर प्रशासन का अधिकार, उस विषय में टैक्सेशन का अधिकार, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स से जो पैसा मिलता है, एग्रीकल्चर इनकम से जो पैसा मिलता है वो राज्य सरकार के पास आता है। ठीक, इनकम टैक्स किसके पास है, इनकम टैक्स जो है केंद्र सरकार के पास है, हमने कल आपको लिखाया था। ठीक है, एग्रीकल्चर किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। तो एग्रीकल्चर इनकम में अगर कोई टैक्स लगाना होगा तो राज्य सरकार लगाएगी। भू राजस्व किसके पास जाएगा, राज्य सरकार के पास। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इतनी बात क्लियर है। जो विषय जिसको अलॉट कर दिया गया है उस विषय से जुड़ा प्रशासन, उस विषय से जुड़ा कानून, उस विषय से जुड़े टैक्सेशन सब उसके पास चले जाते हैं। ऑब्वियसली द मैटर्स which are of local and regional importance, obviously matters which are of regional and local importance, which are of regional and local importance, thus permitting the diversity of interest, allowing diversity of interest
are specified in the state list. तो सब क्लियर, स्पष्ट है। ऐसे विषय जिनका क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व है, स्पष्ट है कि ऐसे विषय जिनका क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व है और इसलिए वहां हितों की विविधता को स्वीकार किया जा सकता है, वहां हितों की विविधता को स्वीकार किया जा सकता है, उन्हें राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, को अनुमति दी जा सकती है, वहां हितों की विविधता को अनुमति दी जा सकती है, उन्हें राज्य सूची में रखा गया है। अब ये मोटा मोटा कसर समझ आपको आ गया। जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जो पूरे देश में यूनिफॉर्म होने चाहिए, उनको हमने यूनियन लिस्ट में रखा है। जो विषयों का स्थानीय महत्व है, जिनका रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए वहां पर डाइवर्सिटी को हम स्वीकार कर सकते हैं, उसको हमने कहाँ रखा है, हमने उनको जो है राज्य सूची में रखा है। ठीक, इसके अलावा एक तीसरी लिस्ट भी रखी गई है। भारतीय संविधान में एक तीसरी लिस्ट भी है, उसको हम कहते हैं समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पर उन विषयों को रखा गया है जिनका राष्ट्रीय महत्व भी है और जिनका स्थानीय महत्व भी है। ऐसे विषय जहां पर हमको जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन डिजायरेबल है बट नॉट एसेंशियल, वो विषय जहां पर अगर जो है उसका राष्ट्रीय एकरूपता हो तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां राष्ट्रीय एकरूपता में थोपनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे विषय जिनका राष्ट्रीय के साथ स्थानीय महत्व भी है, उन विषयों को हम कहाँ रखते हैं, समवर्ती सूची में रखे हैं। ठीक, समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और उसी विषय पर राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। अब होता ये, जब एक ही विषय पर दो अलग अलग संस्थाएं कानून बना रही हैं, देखिए हमारे ऊपर दो कानून लागू होते हैं। एक तो हमारे पर संसद ने जो कानून बनाया वो भी हम पे लागू होगा, हम पर जो है राज्य सरकार ने जो कानून बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया हम पर भी लागू होगा। हमारे पर दो दो कानून लग रहे हैं, आप पर भी दो दो कानून लग रहे हैं। जो जिस राज्य में रहता है उस राज्य का कानून उस पर अप्लाई होता है, क्योंकि वो भारत में भी रह रहा है तो पार्लियामेंट का कानून भी उस पर अप्लाई हो रहा है। अब पार्लियामेंट अलग विषय पर कानून बनाती है तो वो विषय उस पर लागू होते हैं। राज्यों की विधानसभाएं का विषय अलग है, वो अलग विषय पर कानून बनाते हैं, वो भी उस पर लागू होता है। ठीक, अर्थात मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, कहां रहते हैं, यूपी में रहते हैं। ठीक, इन पर दो कानून लागू होगा। संसद को विषय दिया गया एक्स, सॉरी संसद को विषय दिया गया है ए, तो ए विषय पे पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, संसद ने ए विषय पे जो कानून बनाया है वो किस पे अप्लाई किया जाएगा, यूपी के उस मिस्टर एक्स पे अप्लाई किया जाएगा। राज्य विधानसभा, किसी राज्य सरकार को विषय दिया गया है बी। अब देखो बी राज्य को दिया गया है, बी ए को नहीं दिया गया है, बी संसद को नहीं दिया गया है, और ए संसद को दिया गया है, ए राज्य को नहीं दिया गया है। राज्य ने बी पे कानून बनाया, क्योंकि जो यूपी का राज्य है तो ये किस पर लागू होगा, ये भी जो है हमारे एक्स पर लागू होगा। तो एक्स पर संसद का बनाया गया कानून ए भी लगेगा, एक्स पर उत्तर प्रदेश सरकार का कानून बी भी लगेगा। एक्स पर ए और बी दो अलग अलग कानून लग रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब जो समवर्ती सूची का विषय है, वहां एक ही विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं। एक ही विषय पर, मान लीजिए कोई विषय है जड, कोई विषय जड है, तो इसको हमने कहां रखा है, समवर्ती सूची में। तो अब जड पर कानून संसद भी बनाएगी और जड पर कानून उत्तर प्रदेश सरकार भी बना देगी। अब जड कानून एक ही है, विषय एक ही है, संसद कुछ और कह रहा है, उत्तर प्रदेश कुछ और कह रहा है। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं, किसकी बात माने। अभी तक तो अलग अलग विषय थे, एक पर संसद राज्य कानून नहीं बना सकती और बी पर संसद कानून नहीं बना सकती। अभी तो दो अलग विषय पर लग रहे थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब एक ही विषय है जिस पर संसद भी कानून बना रही है, राज्य बना रही है, और उनमें कंफ्लिक्शन पैदा हो रहा है। हम किसके अनुसार चले, हम संसद के अनुसार चले कि हम राज्य के अनुसार चले, क्या करें। तो जब
समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अगर कभी दोनों कानूनों में इस प्रकार कोई ओवरलैपिंग हो रही है, क्लैश हो रहा है, कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है या इनकंसिस्टेंसी पैदा हो रही है, उनमें विरोध पैदा हो रहा है, तो कोई एक ही कानून चलेगा ना, तो फिर संसद का कानून चलेगा, राज्य का कानून नहीं चलेगा। तो समवर्ती सूची में जो विषय शामिल किए गए हैं उनमें पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, उनमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अगर किसी विषय पर जब दोनों के कानूनों में किसी प्रकार का विरोध पैदा हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा, राज्य सरकार का कानून नहीं माना जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? हाँ, सब लिखाएंगे, पूरा लिखाएंगे। क्या? सर 47 ओरिजिनली 47 थे, ऑफिशियली 47 ही माने जाते हैं, लेकिन आज वहां सब्जेक्ट बढ़कर 52 हो गए। ठीक है, भाई 52 कैसे हो गए? स्टेट में 66 थे, 66 को 59 बचे। ठीक, तो विषय गए कहाँ? विषय जो समवर्ती सूची में पहुंचा दिए गए। ठीक है, ये चीज है।